मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा लॉ एंड एथिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। तो इससे पहले हमने फार्मेसी एक्ट पढ़ा था और उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ा था। तो अब ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये बेसिकली नाम में ही पता चल रहा है कि रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो क्या चीज का रिलेटेड है? तो ड्रग का इंपोर्ट के बारे में रहे, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में रहे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रहे, सेल रीसेल के बारे में रहे। तो टोटल कंडीशंस ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी ड्रग्स कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, किस कंडीशन में मैन्युफैक्चर होगा, किस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका सेल कैसे होगा। तो ये जो टोटल जानकारी है किस हिसाब से होना है, किस एक लॉ से होना है, ये टोटल हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है। ओके। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बनने का उद्देश्य तो हम पहले ही जान गए थे कि क्या हुआ था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा सबस्ट्रेटेड ड्रग्स बढ़ने लगा था, बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल वाले ड्रग्स बढ़ने लगे थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, ताकि एक प्रॉपर बन सके। अगर पैरासीटामोल ही है तो उसका जितना आईपी के हिसाब से 500 mg है तो उतना ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वैसी नहीं होना चाहिए। तो ये एक पैरामीटर प्रोवाइड किया कि जो हमारा ड्रग्स है ये एक्यूरेट होना चाहिए। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस किस बेसिस पे ये ड्रग्स आया? तो पहला कि कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो भी चीज है वो इंपोर्ट उसका कैसे होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना चाहिए, सेल कैसे होना चाहिए। तो ये सारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें क्या है कि जो भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स हैं या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको रोका गया। दूसरा क्या किया गया, जो भी हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक हमारे बन रहे थे हमारे देश में, उसको एक्साइज कंट्रोल के अंतर्गत लिया गया। नेक्स्ट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन या सेल जो भी ड्रग्स का हो रहा था वो ओनली क्वालिफाइड पर्सन कर सकते हैं। क्वालिफाइड कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी नहीं कर सकता। 10वां पास आदमी रहे या 12th पास आदमी रहे, वो ड्रग का डिस्पेंसिंग नहीं कर सकता, उसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है, एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। एंड क्वालिफाइड पर्सन अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वो आदमी के पास डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड हैव सर्टिफिकेट ऑफ फार्मासिस्ट। उसके बाद वैसे ही सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए या आयुर्वेदिक, सिद्धा या यूनानी में जो भी चीजें बन रही हैं उनके हिसाब से जो भी चीजें बन रही हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए नॉट ओनली एलोपैथिक ड्रग्स बल्कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स को भी अपने कब्जे में लिया गया। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत ज्यादा इंडिजीनियस ड्रग्स हुआ करते थे तो उसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन उसको भी रेगुलेट करने के लिए कानून बना। पहले उसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं था, लोग हल्दी का पेस्ट लगा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। बट अब वहां पे भी उसको रेगुलेट करने का कानून है, वो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद इन सभी के लिए कमेटी बनाई गई, इनके रख रखाव के लिए, इन पे सजेशंस देने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज बनाई गई, जैसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, सारा इस टाइप के चीज बनाई गए। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुछ डेफिनेशंस, उसके बाद स्केड्यूल्स, और उसके बाद कुछ टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। हालांकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक बहुत बड़ा, एक इतना मोटा बुक हो सकता है, बहुत बड़ा बुक उस पे आते हैं। तो हमको सारा पार्ट्स नहीं पढ़ना है, कुछ एक पार्ट्स पढ़ना है, जैसे इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरर्स वाला पार्ट पढ़ना है, सब कुछ शेड्यूल्स पढ़ना है जिसपे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो इतना हमको पढ़ना है। और तो अभी हमको, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट। तो हम सभी जानते हैं ड्रग मतलब क्या होता है, कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है। तो अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखा रहेगा डिफाइन ड्रग्स या डिफाइन कॉस्मेटिक्स। तो हम जानते हैं ड्रग्स मतलब क्या है, कि जो थेरेप्यूटिकली हम खा रहे हैं जिससे हम ठीक हो रहे हैं, दैट इज ड्रग्स। लेकिन अगर आपको लिखने आता है डिफाइन ड्रग्स, डिफाइन कॉस्मेटिक, तो आपको अपना भाषा नहीं लिखना है। ड्रग्स में बस यही एक चीज अलग है कि इसमें अपना अकॉर्डिंगली नहीं लिख सकते आप। आपको यहाँ पे जो लिखा है कि ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स
जितना लिखा है फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ऐसा ही एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क आएगा। अब सीधा नहीं लिख सकते कि द सब्सटेंस विच हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज नोन एज ड्रग्स, ऐसा नहीं लिख सकते। वो आपको लॉजी में लिख सकते हैं, बट इन जुडिस आपको ये पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट में क्या है कि सभी को एक डिफिनेशंस मिला हुआ है और वही आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा एक टिपिकल बनाता है जुडिस को। तो अब ड्रग्स है, आपको सारे डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे। मोस्टली इसमें जो सबसे ज्यादा आपको आएगा वो होगा व्हाट इज ड्रग्स, व्हाट इज कॉस्मेटिक्स, एडल्टरेटेड ड्रग क्या है, स्प्यूरियस ड्रग क्या है, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स किसको बोलते हैं। सब सुनने में एक जैसा लगता है, बट सभी के डेफिनेशंस अलग अलग हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हम ड्रग्स पहले जाने, तो वैसा कोई भी मेडिसिन जो हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, किसी चीज के डायग्नोसिस के लिए, किसी चीज की ट्रीटमेंट के लिए, किसी चीज के मिटिगेशन के लिए, तो कोई डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, वो सभी ड्रग्स हैं। देन व्हाट इज कॉस्मेटिक्स, तो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी आर्टिकल्स जो हम स्किन पे रब कर रहे हैं, छींट रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, और उसका मेन पर्पस क्या होता है कि अपने ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, या क्लीन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, अपना अपीयरेंस बदलने के लिए, वैसे सारी चीजों को हम लोग कॉस्मेटिक्स कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स। ये क्या ड्रग्स है, तो वैसे सारे ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हैं, तो ऑब्वियस उसका यूज डायग्नोसिस के लिए होगा, ट्रीटमेंट के लिए होगा, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज के लिए होगा। लेकिन वो सारे कहाँ हैं, वो सारे का फॉर्मूला डिस्क्राइब्ड है किस बुक्स में, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वैसे ड्रग्स हैं। तो वैसे सारे ड्रग्स को हम लोग आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी किसके पास है, दैट मींस ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। अब आता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। व्हाट इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स, व्हाट इज एडल्टरेटेड ड्रग एंड व्हाट इज सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स मतलब क्या होता है, अगर किसी का कोटिंग सही से नहीं हुआ है, कोई पॉलिश्ड सही से नहीं हुआ है, या उसका लेबल प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स में नहीं है, क्योंकि सभी का प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग अलग अलग होता है कि शेड्यूल एक्ट का लेबल ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसने वैसा लेबल नहीं किया है, तो उसको हम लोग मिस ब्रांडिंग ड्रग्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। या उसका जो कंटेनर है उसमें वैसा स्टेटमेंट है जिसमें कुछ फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, देन उस टाइप के जो भी ड्रग्स हैं वो सारे मिसब्रांडेड ड्रग्स कहलाते हैं। अब एडल्टरेटेड ड्रग्स क्या है, तो कुछ भी खराब या कुछ भी लो क्वालिटी का चीज उसमें मिला हुआ है, या सड़ा हुआ, गला हुआ, एक्सपायर्ड चीज मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एडल्टरेटेड ड्रग्स। जैसे फूड में अडल्ट्रेशन होता है ना, कि हल्दी पाउडर है, उसमें हम लोग कुछ दूसरा चीज मिला के हल्दी पाउडर का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। वैसे ही एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में क्या है, कुछ भी डिकम्पोज्ड मटेरियल डाला हुआ है, या खराब या डिग्रेडेड चीज डाला गया है, जो हमारे हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, इंजूरियस हो सकता है, कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस दिया गया है, तो कोई भी चीज मिला गया हो जिससे कि इसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया हो, तो वैसे सारे ड्रग्स को हम लोग एडल्टरेटेड ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्यूरियस ड्रग्स। स्प्यूरियस ड्रग्स क्या है कि वैसे ड्रग्स जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं किसी और नाम के से, जैसे कि मान लीजिए आपने मार्केट्स में देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नकली बिकते हैं। उसी एडिडास है तो उसका एडिबास टाइप का जूता आपको रोड पे मिल जाएगा। तो इस टाइप का अगर मिटिगेशन कर रहा है किसी ब्रांड नेम को दूसरा दवाई, दैट इज कॉल्ड स्प्यूरियस ड्रग्स। या उसका ही लेबल लगा के बेच रहा है, या उसका आइडेंटिटी छुपा के दूसरा कुछ आइडेंटिटी दे रहा है, तो उस टाइप के सारी चीज को हम लोग स्प्यूरियस ड्रग्स कहते हैं। तो वैसे ही हमारे कॉस्मेटिक्स में भी आएंगे सेम स्प्यूरियस कॉस्मेटिक्स, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट, अब ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है इसके 5 चैप्टर्स हैं एंड 2 स्केड्यूल्स है। 5 चैप्टर्स कहने का मतलब है कि पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे में उसके एडवाइजरी बोर्ड के बारे में हो गया, तीसरे में इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स हो गया, चौथे में मैन्युफैक्चरर्स हो गया, या फिर पांचवें में हमारा यूनानी तिब्बतियन वाले ड्रग्स के बारे में हो गया। तो ये इस टाइप का चीजें रहती हैं, तो ये हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं।
और दो शेड्यूल में क्या आता है कि पहला शेड्यूल में आयुर्वेदिक ड्रग्स है, यूनानी तिब्बतियन है, और दूसरा में दूसरा शेड्यूल आते हैं। तो बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो क्या है, ओके। तो हम लोग स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये सारे स्केड्यूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। A to Z स्केड्यूल्स है, सभी का अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, तो ओ में क्या आता है, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स आते हैं, कौन फॉर्म किसके लिए चाहिए, कौन फॉर्म। ओके, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं, A to Z तक स्केड्यूल्स हैं, और बहुत सारे स्केड्यूल्स को ओमिटेड भी कर दिया गया है, बीच में हटा भी दिया गया है, सर्टन में कुछ बदल भी दिया गया है। तो हम लोग सारे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज शेड्यूल ए, व्हाट इज शेड्यूल सी, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो और कुछ इम्फेसिस भी आपके सिलेबस में किया गया है कि ये सब शेड्यूल पढ़ना है, जैसे स्टडी ऑफ शेड्यूल सी, C1, G, H, H1, K, P, M, N, X। तो ये सारे शेड्यूल आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो ये आपको इन्हें याद करने पड़ेंगे। मे बी आपको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ जाए, या आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी शेड्यूल सी किसके लिए है, सबसे ज्यादा प्रचलित है शेड्यूल सी किसके लिए है, जैसे बायोलॉजिकल्स के लिए है, या वैक्सीन के लिए है, सेरा के लिए है, टॉक्सिन्स के लिए है। तो ये पूरा स्केड्यूल आपको याद करने पड़ेगा। C1 में क्या आता है, तो जैसे C1 में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट है जो नॉन पेरेंटल है, सी में पेरेंटल है, इंजेक्टेबल्स है, C1 में नॉन पेरेंटल्स है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। डी में है कि जो जो इम्पोर्ट है, वैसे जिसको इम्पोर्ट नहीं होना है वैसे एग्जेम्प्टेड है इम्पोर्ट से। E1 में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं, F में ब्लड बैंक से रिलेटेड है प्रोविजन, Y में, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स वाले आते हैं, W में जेनरिक्स वाले आते हैं। तो अब ये ओमिटेड है, अब ये नहीं है W वाले। पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल भी होता है। तो ये जितने भी शेड्यूल्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन क्या है। तो ए में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्म भरना है, तो जो भी फॉर्म्स आएगा वो शेड्यूल ए के अंदर है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। बी में सी, कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, कोई भी एनालिसिस करा रहे हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में, CDL में, तो वहाँ पे फी मनमाना नहीं हो सकता, तो वहाँ पे फिक्स फी है, तो उसका रेट जो भी है वो शेड्यूल बी के अंतर्गत आता है। ओके, सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जो पीएम टाइप के, सीरा रहे, एंटीजन रहे, एंटी टॉक्सिन्स रहे, कोई भी इस टाइप के, लेकिन वो सारे पेनेट्रल है, इंजेक्टेबल्स है जो आपकी बॉडी के अंतर्गत जाएंगे। C1 में है वैसे सारे बायोलॉजिकल्स, वैक्सीन हो गया, कोई भी जो नॉन पेरेंट्रल है जिसको हम ऑरली ले सकते हैं या कोई और प्रोविजन से लेते हैं। डी में है कि जो इम्पोर्ट्स के अंतर्गत नहीं आता हो। E1 में है हमारा लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस जो आयुर्वेदिक यूनानी मेथड्स के द्वारा आए। F में हमारा ब्लड बैंक से रिलेटेड है। तो इन से आप यही जाने कि ये सभी को आपको याद करने पड़ेंगे। F1 में है वायरल वैक्सीन है, सेरा है लिविंग एनिमल्स से। F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग्स वाली चीज आते हैं। F3 में अम्बिलिकल टिप्स है, स्टेरलाइज्ड
एफएफ में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, जो भी आंख से रिलेटेड चीज बनेंगे उसका स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए एफएफ में है। एच में है कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही है, जिसको जे में वो सारे डिजीज आते हैं जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि इसको ठीक करेंगे, आप कर सकते हैं इसको। ऐसे सारे लिस्ट ऑफ ड्रग डिजीज है जिसको आप ठीक ना करने का दावा कर सकते हैं कि इसको आप नहीं ठीक कर सकते। ऐसे सारे डिजीज आते हैं, जैसे एड्स हो गया, एंजीना हो गया। तो ये जो शेड्यूल जे है इसका ही मेंशन हमारे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट में आता है कि आप कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि जिसमें शेड्यूल जे में जो भी ड्रग डिजीज मेंशन है कि इसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंडनेस है, ब्लड पॉइजनिंग है, लाइक दैट। के में एनाल्जेसिक बाम, एंटासिड प्रिपरेशंस है। तो ये जीएमपी आता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस के, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद एम में हमारा जीएमपी आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें कितना कैसे प्रीमिसेस होना चाहिए, फैक्ट्री कैसे होना चाहिए, मशीनरीज कैसे होना चाहिए, वो सारे वहाँ पे दिए होते हैं। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। बी फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, ओ फॉर दिस स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। तो ये सब चीज टोटली स्केड्यूल्स जो जितने भी हैं आपको सारे याद करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स है तो इस शेड्यूल के अंतर्गत आएगा। तो आपको शेड्यूल लिखा रहेगा, उसके बारे में डिटेलिंग आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे आपको याद करेंगे। जो इंफ्रेसिस दिया हुआ है सिलेबस में, C1 पढ़ना है आपको, एक्स पढ़ना है, नार्कोटिक्स वाला पढ़ना है, तो वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सेव कर दिया ना? हाँ ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का इंपोर्ट कैसे होगा, कौन कौन से ड्रग्स का इंपोर्ट होगा, किस कंडीशंस में इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट का लाइसेंसेस क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो कौन कौन सा इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है, क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जिसका इंपोर्ट नहीं कर सकते, पाबंदी लगाई गई है। तो वैसा कॉस्मेटिक्स या ड्रग जिसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो, सही क्वालिटी का नहीं रहे, स्प्यूरियस हो, एडल्ट्रेटेड हो, मिसब्रांडेड हो, कोई भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन हो जिसपे कोई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिया गया हो उसके फॉर्मूला का, वो सही फॉर्मूला क्या है। वैसे कॉस्मेटिक्स जो अनसेफ हैं या जिसको यूज करना स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, तो ये सारे प्रोहिबिटेड है, इसका इंपोर्ट आप नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो जो जहाँ कोई भी रिस्की दिखता है, जो भी आपके कंज्यूम करने से इल हेल्थ करार देता है, तो वो सभी प्रोहिबिटेड हो जाते हैं। इंपोर्ट करने के लिए ऑब्वियस कुछ परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है सर्टेन कंडीशंस में। तो जैसे सभी लाइसेंस के प्रोसीजर हैं कि ये सब ऊपर लगते हैं, तो इंपोर्ट लाइसेंस के लिए भी सर्टेन प्रोसीजर हैं, उसकी कुछ वैलिडिटीज हैं। तो इसमें रूल 10 एंड 10(1) के तहत क्या क्या कौन कौन से ड्रग्स इंपोर्ट हो सकते हैं, किस कंडीशंस में इंपोर्ट हो सकते हैं, वो स्पेसिफाई किया गया है। जैसे ही आपको कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी है वो सेटिस्फेक्शन देखती है कि हाँ इनका पेपर ठीक है, ये दवाई सही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको इंपोर्ट लाइसेंस देती है। उसके लिए उनके कुछ फुलफिलमेंट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो फुलफिलमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो लोन इंपोर्ट लाइसेंस में भी सस्पेंड हो सकते हैं या कैंसिल हो सकते हैं, और उनका एक वैलिडिटी होता है 3 इयर्स का, उसके बाद उसको रेन्यू करना पड़ता है। अगर उसके बाद आपको पकड़े जाते हैं तो आप पे ऑफेंसेस लगते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है, कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है, पेनाल्टीज लग सकते हैं। उसके बाद अब ये जो हमारा है इसका मेन क्या है कि सेफ होना चाहिए, ड्रग्स क्वालिटी वाले ड्रग्स होना चाहिए, बेसिकली यही है। तो इंपोर्ट जो होता है, तो इंपोर्ट के लिए हमको इंपोर्ट लाइसेंस लगती है, लेकिन लाइसेंस हर किसी के लिए नहीं होती है, क्योंकि 3 टाइप्स के ड्रग्स हमारे इंपोर्ट होते हैं। पहले इंपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड ड्रग जो रजिस्टर्ड है सरकार के अंतर्गत, दूसरा अनरजिस्टर्ड ड्रग, तीसरा इंपोर्ट ऑफ एक्सपिएंट। एक्सपिएंट जिसका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, बट ड्रग्स में हम डालते हैं कुछ भी बल्कियर बनाने के लिए, कलरेट टाइप का चीज, दैट इज एक्सपिएंट।
तो जो रजिस्टर्ड ड्रग है उसके लिए आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कंडीशंस में अगर शेड्यूल एक्स का है, नार्कोटिक टाइप का है, जो हैबिट फॉर्मिंग है, हैबिट फॉर्मिंग जैसे मान लीजिए हम 10 दिन ले लिए वो दवाई, तो 11वां दिन उसका हैबिट्स हो जाएगा आपको, तो वो सारे शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड के लिए, तो इसके लिए अनरजिस्टर्ड ड्रग और एक्सपीरियंस के लिए इसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसके लिए क्या है कि यहाँ पे अलग से कोई इंपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पे वैलिडिटी होना चाहिए आपका जो भी रजिस्टर्ड है, वो एडवांस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, एडवांस ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अनरजिस्टर्ड में आपको एडवांस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंट। तो एक्सपीरियंट वो सारे सब्सटेंस जो कलरिंग के लिए यूज किया जाए या प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज किया जाए उसको एक्सपीरियंट कहते हैं। तो इसके लिए आपको कोई एडवांस लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कोई इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे एक एनओसी चाहिए होता है कंट्रोलर ऑफ इंडिया से कि आप एक्सपीरियंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन